इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड चामुई को देख पाते हैं, जो कि अपने शूट पर बिजी थी और वो एक ऊंचाई पर चढ़कर खुद से ही कह रही थी क्या कई साल पहले यहाँ पर राजा रहा करता था। उसके लिए यहाँ से इन खूबसूरत वादियों को देखना कितना ज्यादा अच्छा रहा होगा। पता नहीं ये जमीन कितनी बड़ी है, काश ये मेरे पास भी होती। तभी चामुई को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और उसे बताया जाता है कि उसे क्या रोल करना है और क्या क्या बोलना है। तभी वहाँ पर इस फिल्म के हीरो की भी एंट्री हो जाती है और वो चामुई के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। चामुई हीरो से कह रही थी कि इस शूट पर हम कितने ज्यादा बिजी रहे और हमारे अंदर दोस्ती भी हो गई। हम हीरो को देख पाते जो कि लगातार चामुई को देखे जा रहा था। वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी हीरो चामुई की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जो चीज सुनकर दूसरी साइड जो चामुई को इंस्ट्रक्शन दे रहा था बंदा यानी कि जू, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि शायद ये लाइन स्क्रिप्ट के अंदर थी नहीं। चामुई को ये लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इस वजह से वो जू से पूछती है कि आखिर इन्होंने क्या कहा। जू कहता है कि तुम्हें इसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। उन्होंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। चामुई को तो अब भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया था, वो तो इधर उधर देखने लग जाती है। इसके साथ ही इस ड्रामा का इंट्रो स्टार्ट होता है और फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्टर के पास आया हुआ था। डायरेक्टर उससे कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, एक तुम ही तो हो जो मेरे मुंह से निकली हर बेकार बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जू कहता है कि मेरा स्पेन जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा सा ड्रिंक करना कम कर दो, क्योंकि जो अभी तुम शूट कर रहे हो उस मूवी के अंदर फर्स्ट हस्बैंड का नाम हियोन सू है, ना कि पार्किन चियोल है। डायरेक्टर कहता है कि यानी कि यांग सूक के फर्स्ट हस्बैंड का नाम हियोन सू है। जू कहता है कि नोवेल आपने लिखी है या फिर मैंने लिखी है। जिसके साथ ही जू तो कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है। ये कहकर वो तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इसके साथ ही जब वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है तो हम वहाँ पर चामुई को देख पाते हैं जो कि अभी जू को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब जू एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा था तब चामुई उसकी साइड से निकलती है। मतलब जहाँ जहाँ जू जा रहा था वहाँ पर हम चामुई को देख पाते हैं। वो एक दूसरे को भले ही नहीं जानते हो, लेकिन ये दोनों एक साथ ही आगे पीछे घूम रहे थे। जब दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े हुए थे तो दोनों एक ही साइड में खड़े हुए थे और वो भी एक ही ट्रेन के लिए। जब ये दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम जू को भी देख पाते हैं और चामुई को भी देख पाते हैं। चामुई ऐसी ट्रेन के अंदर जब जू के साथ जा रही थी तो वो तो जू के कंधों पर अपना सिर रखकर सो गई थी। इसके साथ ही चामुई एक टाउन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर आते ही वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है। चामुई तो साउथ कोरिया से थी, उसे जापानीज नहीं आती थी और वो अभी जापान में आ रखी थी और ये जापान का रेस्टोरेंट था। इस वजह से वो वहाँ की ओनर को एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो एक रैमन के बारे में बता रही थी। तो ओनर समझ जाती है कि इसे रैमन खाना है। चामुई यहाँ पर आकर एक चेयर पर बैठती है कि तभी यहाँ पर जू भी पहुँच जाता है और उसके साइड वाली टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी चामुई की नजर उसके एक पेपर पर पड़ती जो कि उसने पकड़ रखा था, वो चाइनीज में लिखा हुआ था। तो चामुई को ऐसा लगता है कि वो चाइनीज बंदा है। चामुई तो फोन में देखती देखती कुछ कर रही थी और वो कहती है कि क्या मैं इसके अंदर थोड़ी सी गाली दे सकती हूँ। तो फोन को लेकर कुछ एब्यूजिंग वर्ड यूज करती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साइड में बैठे जू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जू तो हैरान था ये बिना मतलब ऐसे एब्यूजिंग वर्ड यूज क्यों कर रही है, मतलब गाली क्यों दे रही है। लेकिन जिस तरीके के जू के एक्सप्रेशंस बन चुके थे वो चीज देखकर चामुई को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कोरियन ही है। वो कहती है कि यहाँ पर बैठकर मेरी बातें सुनने का नाटक कर रहे हो। जू कहता है कि चाइनीज, मैंने कब कहा मैं चाइनीज हूँ। चामुई कहती है कि तुम्हारे हाथ पे पेपर तो चाइनीज में ही है ना। जू कहता है कि मैं चाइनीज के अलावा और भी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। चामुई कहती कि हाँ हाँ बहुत अच्छा मजाक है, आप चुप हो जाओ। ये दोनों यहाँ पर लड़ना शुरू ही करते कि तभी यहाँ पर एक बच्चे के गले में कुछ चीज अटक जाती है। उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो बच्चे को उठाता है और एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है और उसे लेकर भागता है। लेकिन इस दौरान जू का जो थोड़ा सा सम्मान था वो चामुई के पास ही रह जाता है। अब बच्चे की मदद करने के बाद जू तो सीधा चामुई के पास आता है अपना सामान लेने के लिए और वो अपना सामान लेकर जाने ही लगता है। लेकिन चामुई उसके बैग को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और कहती है कि पहले मैंने सोचा था कि मेरी मदद एआई कर देगा, लेकिन एआई से ज्यादा मुझे ह्यूमन का यूज करना चाहिए, मतलब मदद लेनी चाहिए। पहले तो जू चामुई को मना करता है, लेकिन चामुई के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो कहता है कि ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं एब्यूजिंग वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करूंगा। चामुई कहती कि ठीक है। दरअसल चामुई यहाँ पर एक बंदे को ढूंढने के लिए आई हुई थी। फिर चामुई वापस से जू को लेकर उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और उसी ओनर से पूछती है कि आखिर जिन नाम का बंदा कहाँ पर है। जू चामुई को ट्रांसलेट करके बताता है कि ये ओनर कह रही है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड को पता होगा कि वो कहाँ पर है।
है। जब ये लोग उस लड़की से मिलते हैं तो वो बताती है कि वो तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। चामुई कहती है कि हमारा ब्रेकअप तो 3 महीने पहले हुआ था। ये तो सच में एक धोखेबाज है। चामुई तो ये कहकर गुस्से से बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो जू से कहती कि मुझे चामुई से कुछ कहना था। वो जू को कुछ बताती है और जू बाहर भागता हुआ आता है और चामुई से कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी ने अभी अभी मुझे बताया कि उसके जो बेबी का डैड है वो उसका एक्स हस्बैंड है, लेकिन अगर अब भी जिन चामुई के साथ रहना चाहेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। जब ये बात चामुई सुनती है तो वो कहती है कि ये बात उसने दिल से कही या फिर ऐसी कह दी। जू कहता है कि ये सोचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम था ट्रांसलेट करना और मैंने कर दिया। चामुई कहती है कि फिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए क्या? जू कहता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें उन दोनों को एक साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन चामुई ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि लोग मुझे पागल कहे या फिर कुछ भी कहे, मुझे उससे बस एक बारी बात करनी है। लेकिन जू जाने से मना कर देता और कहता है कि तुम्हें गाली देने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिडिल फिंगर दिखा दो। चामुई कहती है कि उसका प्यार प्यार है लेकिन मेरे प्यार का क्या? और वो ये बात काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है। उसने बस मुझसे जाते हुए कहा कि मुझे ब्रेकअप करना है और उसने ब्रेकअप करके वापस मुड़कर तक नहीं देखा। मुझे लगा था वो पिछली बार की तरह वापस आ जाएगा क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया था। चामुई काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि मुझे ये रिश्ता इस तरीके से खत्म नहीं करना, बस मेरी लास्ट बार हेल्प कर दो। मैं बस उससे एक बार बात करना चाहती हूँ, फिर मैं खुद ही सब कुछ खत्म करके वहाँ से चली जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। अब चामुई एक बार फिर से जू के साथ प्रेग्नेंट लेडी के पास आ जाती है और उससे जू के जरिए पूछती है कि जिन कई बारी मुझे बिना बताए गायब हो जाया करता था 1 महीने 1 वीक के लिए और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्या वो तुम्हारे पास आया करता था? और ये सच था कि वो इसी लेडी के पास आता था। ये चीज सुनकर ही चामुई को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि आजकल भी काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, फिर चाहे हम लड़कों को देखे या फिर लड़कियों को देखे। चामुई प्रेग्नेंट लेडी से कहती है कि भले ही मैं दुखी हूँ, भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो, तुम खुश रहो अपने बेबी और उस लड़के के साथ में। वैसे जो चामुई के साथ रिलेट कर पा रहा है कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि करंट सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। खैर चामुई को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसे यहाँ पर रोना आ रहा था, वैसे जू तो उसे धीरे से हक कर लेता है, यानी गले लगा लेता है। बाहर आने के बाद चामुई को काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इस वजह से वो जू से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी उसके लिए शुक्रिया। और वो जाते जाते कहती है अरिगातो, यानी कि जापानीज थैंक्स। अब दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर निकल चुके थे, लेकिन जब चामुई एक जगह से जा रही थी तभी उसका फोन रिंग करता है। जब वो अपना फोन चेक करती तो उसमें तो कोई भी रिंगिंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास एक दूसरा फोन भी था जो कि जू का था, उसके पास रह चुका था। चामुई उसे फोन देकर यहाँ से जाने वाली थी, जू चामुई की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? जू कहती कि अचानक से तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया, अभी तक तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते थे। जू कहता है कि जिस बच्चे की मैंने हेल्प करी थी उस इटालियन फैमिली ने 2 जनों को डिनर पर बुलाया है, तो तुम चल सकती हो क्या? चामुई कहती कि ठीक है मैं चल सकती हूँ, तो चलो। जू कहता है कि डिनर 7 बजे के बाद है, इतने हम एक काम कर सकते हैं, हम साथ में यहाँ पर घूम सकते हैं। चामुई कहती कि ठीक है हम घूम सकते हैं। फिर दोनों जब आगे की तरफ जाते हैं तो जू चामुई से कहता है कि क्या तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो? चामुई कहती कि मैं कोई टॉप एक्ट्रेस तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ मूवीज में काम किया है, कुछ ड्रामास में काम किया है। एक मूवी इनमें से काफी ज्यादा पॉपुलर थी जिसके बारे में तो चामुई से कहता है कि वो फिल्म तो लगभग 1 करोड़ लोगों ने देखी थी। लेकिन चामुई कहती है कि हाँ वो 1 करोड़ लोगों ने देखी थी, लेकिन मेरा सीन तो सिर्फ 1 सेकंड का था, तो मुझे कौन ही याद रखेगा, मैं कोई टॉप स्टार नहीं हूँ ना। और वैसे भी उस लड़की के पास से जिसके पास से हम अभी आ रहे हैं उसने भी मुझसे यही कहा ना कि मैं एक बहुत नाकामयाब एक्ट्रेस हूँ, मेरे बस की कुछ भी नहीं। लेकिन जू चामुई से कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी क्योंकि उस लड़के ने तुम्हें बेकार समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब तो तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए। खैर ये लाइन रियलिटी में कोई लड़की बोले तो ज्यादा अच्छी लगेगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। खैर इसके बाद चामुई और जू एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, फोटो खींचते हैं। और आज के दिन चामुई काफी अच्छे पोस्ट करती है और जू से पूछती है कि क्या तुम इंस्टाग्राम पर नहीं हो? जू कहता है कि मेरा अकाउंट तो है लेकिन वो प्राइवेट है। चामुई अपने फॉलोअर्स जू को दिखाती जो कि 9,000 प्लस थे। जू कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? चामुई कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो बैक करूंगी, मैं सबको नहीं करती। जू कहता है कि मैं फेमस लोगों को ज्यादातर फॉलो नहीं करता। चामुई कहती है कि मैं फेमस नहीं हूँ ज्यादा। जू कहता है कि तुमने तो कहा था तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगी और तुम्हारे फॉलोअर्स 10 मिलियन हो जाएंगे। खैर जिस लड़की को मैं जानता हूँ उसके 1 मिलियन होने वाले हैं, उसके भी 10 मिलियन जल्दी हो जाए क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करती है। खैर अब हम दोस्त नहीं है,
यहाँ जू अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसे भी एक लड़की पसंद किया करती थी। उसने तो पूरा आइलैंड मांगा था गिफ्ट में और उसका आज बर्थडे भी है। मई खुश होकर कहती है कि तो तुम्हें उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना। जू थोड़ा सा उदास होकर कहता है कि हाँ उसका आज बर्थडे है लेकिन वो किसी और के साथ मना रही है और 16 फेब का भी किसी का बर्थडे है, वो भी इस साल किसी और के साथ मनाएगी। जू चाउमी से कहता है कि कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें हो गई, हम आगे बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। दोनों चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं। जू तो एक ट्रेन स्टेशन के दूसरी तरफ चला जाता है। चाउमी एक जगह पर रह जाती है, मतलब दूसरी तरफ। जू के पास एक लड़के का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जिस उनका आज बर्थडे है तुम तो जानते ही हो, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिल नहीं रही, वो ऐसा लगता है जैसे जापान के अंदर गई है। उसने एक पोस्ट किया है। जैसे जू उस पोस्ट को देखता है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। चाउमी पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो जू कहता है कि जिस लड़की का आज बर्थडे है वो तो यही जापान के अंदर आ रखी है। चाउमी कहती है कि फिर तो तुम मुझसे मिलने के लिए जाना चाहिए ना, जल्दी जल्दी जाओ, तुम मेरी फिक्र मत करो और इस बार उसे अच्छे से मनाना, पिछली बार की तरह गलती मत करना। ट्रेन जैसे बीच में से निकलती है। जू वहाँ पर चाउमी को दिखता ही नहीं है। वो कहती है कि शायद चला गया, अच्छा है, लेकिन मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था, पता नहीं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा या फिर नहीं। वहीं जू बहुत तेज तेज भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ रखी थी। जिसके बाद हम चाउमी को देख पाते हैं एक फिल्म का शूट करते हुए। एक ज़ॉम्बी मूवी थी और चाउमी की एक्टिंग एक नंबर थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए भी उसे कोई भी याद नहीं रखने वाला। जिस तरीके से मैं ये ड्रामा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही भी काफी लोग कर रहे हैं, तो मुझे कौन ही याद रखने वाला है। मैं चाहता हूँ मुझे याद रखा जाए और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। इसके बाद चाउमी को एक ऊंचाई से एक शॉट करना था, इसके लिए वो रेडी भी होती है और शॉट भी पूरा हो जाता है। जब उसे ऊपर लेकर आया जा रहा था तभी वो रस्सी टूट जाती है और चाउमी तो सीधा और तेजी से जमीन पर आकर गिरती है। नीचे चाउमी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और ऊपर फायरवर्क्स हो रहे थे। चाउमी कहती कि मैंने हमेशा देखा, मेरी जिंदगी में कभी इस तरीके से उजाला आया ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बस अंधेरे में बीती है। चाउमी की जब बाद में आंख खोलती तो उसके आसपास काफी सारे डॉक्टर्स थे, मतलब चाउमी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। जो कैरेक्टर उसने किया था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और हर जगह ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। वहीं रात को जब जू एक जगह से जा रहा था तभी वो न्यूज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि चाउमी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और वो उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।